नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज आपका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक बालक में समानता नहीं होती है। रंग, रूप, शरीर रचना या आकार इत्यादि के आधार पर एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अर्थात एक बालक है जो दूसरे बालक से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है, रंग, रूप, आकार, शरीर रचना इत्यादि से, तो उसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों के बारे में बात करते हैं तो शरीर के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, रूप रंग के आधार पर व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है, आकार के आधार पर भिन्नता होती है, सीखने की क्षमता के आधार पर भिन्नता होती है, बुद्धि के आधार पर भिन्नता होती है। सभी बालकों की बुद्धि समान नहीं होती है। व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता होती है, संवेगों के आधार पर भिन्नता होती है। किसी बालकों के स्थिर संवेग होते हैं, किसी किसी के अस्थिर संवेग होते हैं। जन्म कर्म के आधार पर भिन्नता, विकास के आधार पर भिन्नता, योग्यता या स्तर के आधार पर भिन्नता, कौशल के आधार पर भिन्नता। तो ये तो थे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। अब बात करते हैं रीले व लेबिस के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों के प्रकार। रीले व लेबिस ने व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों के प्रकार बताए हैं। उसमें बताए हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, मानसिक रोगी बालक, शारीरिक विकलांग बालक और बहुविकलांग बालक। ये 6 प्रकार बालकों के रीले व लेबिस ने बताए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। अब बात करते हैं टर्मन व मोरिल के अनुसार बालकों के प्रकार। टर्मन व मोरिल ने बालकों के प्रकार बताए हैं। उसमें प्रतिभाशाली बालक, उत्तम बालक, सामान्य बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक, मूढ़ बुद्धि बालक, वज्र बुद्धि बालक, अति उत्तम बालक, प्रखर बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, क्षीण बुद्धि बालक व जड़ बुद्धि बालक। ये बालकों के प्रकार बताए थे टर्मन व मोरिल ने। अब बात करते हैं भावात्मक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। भावात्मक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, संवेगीय स्थिर बालक और संवेगीय अस्थिर बालक। संवेगीय स्थिर बालक वे जिन बालकों के संवेग स्थिर होते हैं और संवेगीय अस्थिर बालक वे जिन बालकों के संवेग अस्थिर होते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक दोषों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। शारीरिक दोषों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे पहले बात करते हैं आँख, अर्थात पूर्णतया अंधे व वर्ण अंधे बालक। कान, बहरे व कान से कम सुनने वाले बालक। वाणी अर्थात मूक व हकलाने तुतलाने वाले बालक। और अन्य विकलांग यानी शरीर के किसी अन्य अंग की विकलांगता। ये हो गए शारीरिक दोषों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। वे कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वातावरण। वातावरण व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। गांव में रहने वाला और शहर में रहने वाला व्यक्तियों में भिन्नता होती है। वंशानुक्रम, लिंग भेद, बुद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। संवेग, देश, जाति व धर्म, पौष्टिक भोजन, व्यक्तित्व, एजुकेशन, शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है। दुर्घटना, रोग व चोट, रुचि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम बालकों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट बालकों के बारे में। विशिष्ट बालक सामान्य स्तर से सभी आगे वाले व सभी पीछे वाले बालक विशिष्ट बालक होते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्य स्तर से आगे वाले, सामान्य स्तर से आगे वाले और सामान्य स्तर से पीछे वाले सभी बालक विशिष्ट बालक होते हैं। अब हम विशिष्ट बालकों में सबसे पहले बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में। प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती है। उनका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है।
उनकी जिज्ञासा तीव्र होती है, कल्पनाशीलता होती है, उच्च तर्क वितर्क चिंतन आदि मानसिक क्रियाएं करने की क्षमता होती है, संवेगीय स्थिरता होती है उनमें, नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, समायोजन का गुण होता है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है। छोटी आयु में चिंतन करने लगते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक अमूर्त चिंतन करते हैं, धैर्यवान होते हैं, अनुसंधान प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें सृजनशीलता का गुण होता है, नवीनता का गुण होता है, आत्मसम्मान की भावना होती है, अथाह शब्द भंडार होता है, स्वार्थ प्रवृत्ति के होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली बालक स्वार्थ प्रवृत्ति के होते हैं, व्यवहारशील होते हैं, उनका चौमुखी विकास तीव्र होता है, हस्तलेखन कमजोर होता है, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, पुस्तकालय में किताबें पढ़ने वाले होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है, घर से पढ़कर जाने वाले बच्चे होते हैं, उनकी हॉबी रुचि होती है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, कठिन विषयों में रुचि रखते हैं और उनका सकारात्मक है जो दृष्टिकोण होता है। ये थे प्रतिभाशाली बालक के गुण। अब प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। प्रतिभाशाली बालकों को अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, पाठ्यक्रम को दुगुना कर देना चाहिए, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, सामान्य विकास पर ध्यान देना, विशेष योग्यता समूह का निर्माण करना, समय समय पर विशेष कक्षाओं का आयोजन करना। ये सारे गुण प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा देने के थे। अब बात करेंगे सृजनात्मक बालक के बारे में। सृजनात्मक बालक बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि है जो 110 से अधिक होती है, और टर्मन व मोरिल के अनुसार सृजनात्मक बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। एक प्रश्न सृजनात्मकता से संबंधित, सारे सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होते हैं। सारे सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु सारे प्रतिभाशाली सृजनात्मक नहीं होते। तो ये उनमें मौलिकता का गुण हो गया। सृजनात्मकता है वो मौलिकता का गुण हो गया। अब बात करते हैं सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सृजनात्मक बालकों में सभी प्रतिभाशाली बालक, अभी हमने प्रतिभाशाली बालकों की सभी विशेषताएं पढ़ी है, वो तो सृजनात्मक बालक में होती ही है। उसके अलावा सृजनात्मक बालक में और विशेषताएं होती है, मौलिकता, परिवर्तनशीलता, दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरों का ख्याल रखना, लगनशीलता, आत्मनियंत्रण, स्वतंत्र चिंतन करने वाले होते हैं, विवेकशील होते हैं, कलात्मकता होती है उनमें, अर्थों व प्रतीकों में रुचि और तीव्र इच्छा शक्ति। ये थी सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। अब सृजनात्मक बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए, उनके गुण होते हैं, सभी गतिविधियां प्रतिभाशाली बालक वाली करवानी चाहिए इन्हें भी, और ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए जिसमें सृजनात्मकता का विकास हो। अब बात करेंगे पिछड़े बालकों के बारे में। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है 75 से 90। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से 90, टर्मन व मोरिल के अनुसार होती है 80 से 90। पिछड़े बालक वे बालक जो सामान्य स्तर के बालकों से एक सीढ़ी नीचे होते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। पिछड़े बालक दो प्रकार के होते हैं, सामान्य पिछड़ा और विशिष्ट पिछड़ा। सामान्य पिछड़ा ऐसा बालक जो सभी विषयों में कमजोर हो, वो सामान्य पिछड़ा है। विशिष्ट पिछड़ा ऐसा बालक जो एक या दो विषयों में ही कमजोर हो, वो विशिष्ट पिछड़ा है। पिछड़ेपन के कारण क्या क्या होते हैं। शारीरिक कारण, कोई रोग, चोट या कोई दृष्टि दोष हो, वो पिछड़ेपन का कारण है। मानसिक कारण, बुद्धि लब्धि कम होना, मानसिक रोग होना,
ये पिछड़ेपन का कारण वातावरणीय कारक, परिवार, विद्यालय या मार्गदर्शक की कमी, यह वातावरणीय कारक हो गई। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, कोई सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये भी पिछड़ेपन के कारण हैं और कुछ अन्य कारण भी होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, एक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि होगा यह आवश्यक नहीं है। एक पिछड़ा बालक मंदबुद्धि ही होगा यह आवश्यक नहीं है। अब बात करते हैं पिछड़े बालक की विशेषताएं। पिछड़े बालक की क्या विशेषताएं होती है? एक तो उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, वे आलसी होते हैं, उनका शब्द भंडार कम होता है, जिज्ञासा भी कम होती है, कल्पनाशीलता भी कम होती है, कम अनुशासन होता है, एबिलिटी योग्यता कम होती है, निराशावादी होते हैं, सीखने की धीमी गति होती है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, एकाग्रता की कमी होती है, पढ़ने में कम रुचि होती है। पिछड़े बालक चिंतन, नेतृत्व क्षमता व आत्मविकास, निर्णय समायोजन का अभाव होता है उनमें, और गृह कार्य करने वाले नहीं होते हैं, वे गृह कार्य नहीं करते हैं। ये थी पिछड़े बालक की विशेषताएं। अब बात करते हैं पिछड़े बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए। उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, हस्त कौशल करवाना चाहिए, विशेष कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को बांटकर पढ़ाना चाहिए, सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, मार्गदर्शन की प्रबल आवश्यकता होती है, रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, पुनरावृत्ति द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए, शिक्षण बुनियादी शिक्षा पर आधारित देना चाहिए, शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। ये पिछड़े बालकों को शिक्षा देने के तरीके थे। अब बात करते हैं मंदबुद्धि बालक के बारे में। मंदबुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले सारे बालक मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि में भी 3 प्रकार के बालकों की बात की गई है: जड़ बुद्धि बालक, मूढ़ बुद्धि बालक और मूर्ख या मंद बुद्धि बालक। जड़ बुद्धि बालक वे जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 होती है। इनकी देखभाल दूसरों के द्वारा ही की जाती है। मूढ़ बुद्धि बालक, इनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 होती है। इसे अक्सर ज्ञान करवाया जा सकता है। ये बालक थोड़ी सी देखभाल से जीवन निर्वाह कर लेते हैं। अब बात करते हैं मूर्ख व मंदबुद्धि बालक। इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 होती है और ये बालक छोटे छोटे कार्यों द्वारा जीवन यापन कर सकते हैं। अब मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या होती है? मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनकी विकास प्रक्रिया धीमी होती है, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, नेतृत्व न के बराबर होता है, हीनता की भावना होती है, संवेग अस्थिर होते हैं, ध्यान केंद्रण की क्षमता न के बराबर होती है और वे अस्वस्थ रहते हैं, चिंतन प्रक्रिया बहुत कम होती है, अध्ययन के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसे बालकों के लिए शिक्षा, तो ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। अब बात करते हैं बाल अपराधी। अपराधी बालकों के बारे में बात करते हैं। ये बालक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार से करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार से करते हैं, अपराधी बालक कहलाते हैं। बाल अपराध की उम्र 7 से 18 वर्ष है। 7 से 18 वर्ष तक मानी गई है बाल अपराध की उम्र। बाल अपराध के कारण होते हैं, बाल अपराध के 4 कारण: आनुवंशिकता, सामाजिक, पारिवारिक कारक व मनोवैज्ञानिक कारण। इन 4 कारणों के कारण बालक बाल अपराध करते हैं। अब बाल अपराध के प्रकार: चोरी करना, नशा करना, धूम्रपान करना, चुनौती देना, ये बाल अपराध के कारण हैं। बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं क्या होती है? शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ये बालक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं, आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं, शत्रुता रखने वाले होते हैं, सत्ता के विरोधी होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं,
माता पिता के नैतिक मापदंड नहीं मानने वाले होते हैं। ये थी बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं। अब बात करते हैं बाल अपराध के जनक। बाल अपराध के जनक माने जाते हैं सीजर लाम्ब्रासो। सीजर लाम्ब्रासो ये बाल अपराध के जनक थे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बाल अपराध के जनक किसे माना जाता है? सीजर लाम्ब्रासो। अब इनके उपचार की विधियां, बाल अपराधी बालकों को उपचार किस प्रकार किया जाता है? तो उनमें सबसे पहली है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि अर्थात छाछर्य द्वारा उपचार किया जाता है। दूसरी अंतर्दर्शन विधि। कॉल रोजर्स ने इस विधि में बताया कि अपराधी को खुला छोड़ देना चाहिए। अंतर्दर्शन विधि। तीसरी है बाल जेल या परिवीक्षा गृह विधि। बाल जेल या परिवीक्षा गृह विधि। इस विधि में बच्चे को बाल जेल में डाल देते हैं। और चौथा है किशोर न्यायालय। न्यायालय द्वारा अपराध के अनुसार निर्णय सुनाना। अब बात करते हैं समस्यात्मक बालकों के बारे में। समस्यात्मक बालक वे बालक जिसका व्यवहार परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए समस्या बन जाए। जिन बालकों का व्यवहार परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए समस्या बन जाए, ऐसे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। उनकी विशेषताएं क्या होती है? कक्षा कार्यों में रुचि नहीं लेना, ऐसे बालक कक्षा से भाग जाते हैं। आपराधिक कार्य करने से नहीं डरते हैं, कोई भी प्रकार का आपराधिक कार्य करने से नहीं डरते हैं। इनके संवेग अस्थिर होते हैं और ये बालक कुसमायोजित होते हैं। ऐसे बालकों का उपचार केस स्टडी विधि से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, समस्यात्मक बालकों का उपचार है जो केस स्टडी विधि के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं विकलांग बालकों के बारे में। विकलांग बालकों से अभिप्राय शारीरिक, मानसिक, सामूहिक रूप से दोष होना। विकलांग से अर्थ हुआ बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामूहिक व सामाजिक रूप से किसी प्रकार का दोष होना। इसके प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, सामूहिक रूप से विकलांग और सामाजिक रूप से विकलांग। विकलांग बालकों की विशेषताएं क्या होती है? विकास की समस्या होती है, उनका विकास स्थिर हो जाता है, रुक जाता है या अधिक होता है, विकास की समस्या। चलने, देखने, सुनने या बोलने की समस्या होती है। मानसिक रूप से विकलांगता होती है, संवेग अस्थिर होते हैं और समाज द्वारा अमान्य व्यवहार। ये थी विकलांग बालकों की विशेषताएं। इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे होती है? बैठने व चलने की समस्या वाले बालकों के लिए विद्यालय में रैपर व फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। कम देखने वाले बालकों के लिए चश्मा व श्यामपट्ट के नज़दीक बैठने की व्यवस्था की जाए। पूर्णतया अंधे बालकों को ब्रेन लिपि से पढ़ाया जाए। पूर्णतया अंधे बालकों को ब्रेन लिपि से पढ़ाया जाए। कम सुनने वाले बालकों के लिए अनुकरण विधि व मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। कम सुनने वाले बालकों के लिए अनुकरण विधि व मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहरे विद्यार्थियों के लिए ओष्ठ वाचन करना चाहिए। ओष्ठ वाचन बहरे विद्यार्थियों के लिए। वाणी दोष वाले बालकों के लिए मूलर लिप्स विधि। वाणी दोष वाले बालकों के लिए मूलर लिप्स विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अधिगम अयोग्य बालक। अधिगम अयोग्य बालक, इन बालकों में गणित संबंधी समस्या। अब जिन बालकों में गणित संबंधी समस्याएं होती है, दूसरा लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया ये गणित का एक भाग है। डिस्कैलकुलिया शब्द गणित से संबंधित समस्याएं जिन बालकों में होती है उन्हें डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया यानी रेखा गणित से संबंधित गणित संबंधी समस्याओं वाले को बालक को डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया रेखा गणित वाले बालकों से संबंधित। दूसरा ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया यानी सामान्य गणित से संबंधित। लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया रेखा गणित, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया सामान्य गणित से संबंधित समस्या और वर्बल डिस्कैलकुलिया मौखिक गणित से संबंधित। ये तीन प्रकार के अपराधी बालक होते हैं। जिन बालकों में रेखा गणित से संबंधित समस्या होती है उन्हें लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, रिपीट कर रहा हूँ,
सामान्य गणित से संबंधित ग्राफिकल कैलकुलिया और मौखिक गणित से संबंधित वर्बल डिस्कैलकुलिया। ये तो हो गई गणित संबंधी समस्याएं। अब बात करते हैं पढ़ने व लिखने से संबंधित समस्याएं। सबसे पहले बात करते हैं लिखने वाली समस्याओं के बारे में। तो डिस्ग्राफिया, सामान्य शब्दों को न लिख पाना, सामान्य शब्दों को न लिख पाना अर्थात लेखन संबंधी समस्या होती है, उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। दूसरा अप्रेक्सिया, विशिष्ट शब्दों को न लिख पाना, विशिष्ट शब्द होते हैं जो कुछ बड़े शब्द होते हैं उसे न लिख पाना, अप्रेक्सिया। अब बात करते हैं पढ़ने संबंधी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एलेक्सिया व डिसलेक्सिया। एलेक्सिया पढ़ने से संबंधित समस्या, डिसलेक्सिया कुछ भी न पढ़ पाना अर्थात बोलने व पढ़ने संबंधी समस्या, उसे डिसलेक्सिया कहा गया है। उसके बाद डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में लिखना, पढ़ना व गणितीय तीनों का सामूहिक दोष होता है, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। उसके बाद अफ्रेन्या। अफ्रेन्या शब्दों को स्मृति में न लाना, पढ़े हुए शब्द जो स्मृति में न लाए जा सके वह बालक अफ्रेन्या होते हैं, अफ्रेन्या दोष होता है उसमें। और डिस्फ्रेन्या, शब्द को मौखिक रूप से याद न कर पाना, शब्द को मौखिक रूप से याद न कर पाना डिस्फ्रेन्या है। ये थे मित्रों व्यक्तिगत विभिन्नता अपना पूरा चैप्टर। धन्यवाद।